हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं डिराइव करूंगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो किस तरह से हम डिराइव करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इसी रिएक्शन में हम डिराइव करेंगे उस इक्वेशन को जो रिप्रेजेंट करेगी हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टार्ट करेंगे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के डेरिवेशन से। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस whose rate of reaction does not depend on concentration of any reactant। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होंगी जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे रिएक्शन का। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। और ये क्या है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, व्हेन वी राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो रेट of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant A raised to power 0 and 0 represent the order of reaction। so जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करेंगे बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, देन वी यूज ए कांस्टेंट k which is rate constant of reaction। so this equation is number 1, and we know that the value of that term whose power is equal to 0 is always equal to 1। so the equation 1 becomes rate is equal to k, and it is equation 2। so for zero order reaction the rate of reaction is always equal to their rate constant। और हमें पता है कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का यूज़ करेंगे उस रिएक्टेंट का, तो क्या रहेगी वो इक्वेशन। तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, and it represents the rate of decrease in molar concentration of reactant A in time t। so we put the value of this rate of reaction in equation number 2। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। और जब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी प्लस डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू dt। so get the equation dA is equal to minus k into dt। now integrate both sides equation 4। तो ये इक्वेशन है नंबर 4। जब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। तो के यहाँ कांस्टेंट है तो के इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, एंड इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। तो जब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी ए इज इक्वल टू माइनस के, और जब डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी टी प्लस आई। और आई यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड दिस इक्वेशन इज 5। सो यहाँ हमें अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी इस इक्वेशन नंबर 5 के लिए। सो क्या कंडीशन रहेंगी वो, व्हेन टी इज़ टेकन एज इक्वल टू
0 and it represents that time at which not a single molecule is converted into product। तो ये वो टाइम है जिस पर उस रिएक्टेंट का एक भी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर उस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या रहेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए नॉट। तो अब इस इक्वेशन 5 में हम वैल्यू पुट करेंगे T इज इक्वल टू 0 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट एंड A नॉट इज द इनिशियल concentration of reactant A and A is the concentration of reactant left after time t। तो इन वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A and it is the initial molar concentration of reactant A, it is equal to minus K into 0 plus I। तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट I की वैल्यू मिल जाती है एंड इट इज़ इक्वल टू इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, और इसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 5 में। तो जो इक्वेशन नंबर 5 हमें मिलेगी जब हम इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्या है, माइनस के इंटू टी प्लस इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। तो यहीं से हमें रेट कांस्टेंट K की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो किस तरह से करेंगे, जब हम इस इक्वेशन नंबर 6 को रीअरेंज करेंगे तो प्लस के टी इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A आफ्टर टाइम t। तो इस टर्म को हम लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे एंड K इज इक्वल टू 1/T इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A आफ्टर टाइम t। तो ये जो इक्वेशन हमें मिलती है यहाँ पर ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये है इक्वेशन नंबर 7। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो इक्वेशन है K इज इक्वल टू 1/T इंटू इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, यही वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कौन कौन सी टर्म्स को यूज़ किया गया है इस इक्वेशन में, K इज़ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, T इज़ द टाइम in which the concentration of reactant decreases from A नॉट टू A। तो T वो टाइम है जिसमें उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A नॉट से डिक्रीज होकर A हो जाती है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लेंगे जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे T की वैल्यू को, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A लेफ्ट आफ्टर टाइम T। तो अभी हमने इक्वेशन नंबर 6 और 7 को डिराइव किया है। तो इस इक्वेशन 6 की हेल्प से हम उस रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं which is left after time t। So the equation number 6 is similar to straight line equation and which is y is equal to mx plus c।
और ये इक्वेशन है अपनी 8th। तो जब हम इस इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो इस तरह से मिलेगी। और जो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन विच इज़ इक्वल टू m एंड m इज़ इक्वल टू माइनस k। तो जब हम 6th और 8th इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू होगी इक्वल टू माइनस k। तो m रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ लाइन एंड इट इज़ द नेगेटिव स्लोप ऑफ लाइन एंड द इंटरसेप्ट with y-axis gives the value of initial concentration of reactant. So with the help of this graph we can calculate the concentration of reactant A left after time t। तो मान लेते हैं हमें इस टाइम के बाद कितनी कंसंट्रेशन मिलेगी उस रिएक्शन मिक्सचर में, उस रिएक्टेंट A की। तो इस तरह से हम वहाँ से ग्राफ की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ये पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पर, वो उस रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन लेफ़्ट को हमें बताएगा कि कितनी कंसंट्रेशन उस रिएक्टेंट ए की रह जाएगी उस रिएक्शन मिक्सचर में आफ्टर टाइम टी। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम किसी भी टाइम पर या किसी भी टाइम इंटरवल के बाद कितनी कंसंट्रेशन उस रिएक्टेंट की रह जाएगी रिएक्शन मिक्सचर में आफ्टर टाइम टी। तो किसी भी टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की जो बच जाएगी उस रिएक्शन मिक्सचर में, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो ये इंटरसेप्ट होगा इस वाई एक्सिस पर इस लाइन का, उस इंटरसेप्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। We know that the rate of reaction for zero order reaction, their mathematical expression is given by K molar concentration of reactant A raised to power 0 and the value of molar concentration of A reactant raised to power 0 is equal to 1. So rate is equal to K। और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हमें किस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे बिटवीन द रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू रेट। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन। सो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस when we plot a graph between rate of reaction and concentration of reactant A। ग्राफ से हमें पता लगता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे हम उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी भी इंक्रीज़ कर लें या कितनी डिक्रीज़ कर लें, उस कंसंट्रेशन पर उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस ग्राफ से क्लियर हो जाता है कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे उस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड किसी भी रिएक्शन का क्या होता है, इट इज़ द टाइम पीरियड in which the concentration of reactants left exactly half to their initial concentration। तो हाफ लाइफ पीरियड किसी भी रिएक्शन का वो टाइम पीरियड होता है जिसमें उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होकर एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो वो जो टाइम पीरियड होगा उस रिएक्शन के लिए वो उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड होगा और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T1/2।
तो इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरह से हम हाफ लाइफ पीरियड के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे उस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो है k इज इक्वल टू 1/t इंटू इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A माइनस कंसनट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t। और ये इक्वेशन है x। तो अब इस इक्वेशन में हम t को पुट करेंगे t 1/2, और जब t 1/2 होगा तो जो कंसनट्रेशन लेफ्ट रहेगी उस रिएक्टेंट की इन टाइम t 1/2, दैट इज इक्वल टू इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई 2। तो ये वो कंसनट्रेशन है उस रिएक्टेंट की जो होगी एग्जैक्टली हाफ टू द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम इज इक्वल टू t1/2। तो इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन x में t की जगह t1/2 रखेंगे और जब इसकी जगह हम इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 को रखेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी k इज इक्वल टू 1/t1/2 इंटू इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A माइनस इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A डिवाइडेड बाई 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/t1/2 इंटू इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज़ इक्वल टू k। तो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे t1/2 को इधर लेके आएंगे, k को यहाँ लेके आएंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगी t1/2 इज इक्वल टू इनिशियल मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A डिवाइडेड बाई 2k। तो ये इक्वेशन है हमारी y। इस इक्वेशन में 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, और जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। सो वी कैन राइट द इक्वेशन y t1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो हाफ लाइफ पीरियड रहेगा फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to initial concentration of reactant A, that is मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट। तो इस इक्वेशन Z से हमें पता चलता है कि जितनी ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन हम इस रिएक्टेंट A की रखेंगे उसकी हाफ लाइफ पीरियड उतनी ही ज़्यादा होगी, या जो इनिशियल कंसंट्रेशन हम कम रखेंगे उस रिएक्टेंट की तो उस रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड भी कम होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन Z वी कैन से दैट if initial concentration of reactant is very high, then their half life period is very long, and if initial concentration of reactant is very low, then their half life period is very small, because the half-life period of zero order reaction is directly proportional to initial molar concentration of reactant। और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A by using this equation y, so t1/2 is plotted along y-axis and initial concentration of reactant along x-axis. So we get a straight line passing through the origin, because this equation is similar to straight line equation y is equal to mx plus c, and in equation y the value of c is equal to 0, which represent the intercept. So c0 represents that the line passing through the origin, and the comparison of these two equations gives the slope of line
and it is represented by m and m is equal to 1/2k। तो जो इस लाइन का जो स्लोप रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m एंड m इज इक्वल टू 1/2k। तो इस ग्राफ से भी हम पता लगा सकते हैं कि जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन उस रिएक्टेंट की कम रखेंगे, लेस रखेंगे, तो उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड भी शॉर्ट होगा। अगर हम उस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हाई रखेंगे तो उस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ पीरियड रहेगी वो भी लॉन्ग होगी। सो द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड आल्सो द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।